हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड्स में अगर 2021 में मुझे निवेश करना है तो कौन से फंड मेरे लिए बेहतर होंगे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था स्मॉल कैप रेशो चार्ट के मुताबिक ये बिल्कुल सही समय है आपका स्मॉल कैप फंड में निवेश करने के लिए। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वो वीडियो वहां जाके देख सकते हैं। गाइस, आज हम इस वीडियो में स्मॉल कैप फंड्स में जो मैंने आप लोगों को सजेशन देने वाला हूं, इनको कुछ एनालिसिस के बेसिस पर इन फंड्स को मैंने चुना है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि फंड्स का रोलिंग रिटर्न कितना है। रोलिंग रिटर्न एनालिसिस के बेसिस पे ये फंड सेलेक्ट करे। रोलिंग रिटर्न आपको क्या मदद करता है बताने में कि फंड्स की रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी कैसी है। आप जो बाकी जगह पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे देखते हो वो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स होते हैं, लेकिन रोलिंग रिटर्न क्या होता है कि आप एक लॉन्ग टेन्योर में कभी भी किसी भी दिन निवेश करते हो और अपने फंड को कम से कम मान लीजिए 4 से 5 साल का समय देते हो। यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस करा है वो 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे करा है। तो यानी आप इस लॉन्ग टेन्योर में कभी भी निवेश करते हो और अपने फंड को कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो आपके रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये रोलिंग रिटर्न्स आपको बताता है। तो सबसे पहला पैरामीटर इन फंड्स को चुनने के लिए मैंने रोलिंग रिटर्न्स देखे हैं। दूसरा हमारा पैरामीटर है गाइस रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में हमने सबसे पहले जो पॉइंट है जो हमने एनालिसिस करा है वो है शार्प रेशो। अब शार्प रेशो क्या है, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उनको तो शायद आइडिया होगा, जो नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ। शार्प रेशो आपको ये मदद करता है जानने में किसी भी पर्टिकुलर फंड के बारे में कि मेरे फंड पे देखो, अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर टेकिंग अ रिस्क। तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी जी, अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा हो। अगर मैं 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे 2 रुपए रिटर्न कमाने का मौका मिले, तभी तो इस रिस्क को लेने का फायदा है। अदरवाइज मैं पैसा एफडी में रखूंगा, वहां पे सेफ है, 6% का रिटर्न, 5-5.5% का रिटर्न मिल जाएगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि कम से कम मैं एफडी से ज्यादा रिटर्न कमा सकूं, तभी तो मैं इस रिस्क को लूंगा। तो शार्प रेशो आपको इसी जानने में मदद करता है, यही जानने में आपकी मदद करता है। तो शार्प रेशो हमेशा फंड का पॉजिटिव होना चाहिए। तो शार्प रेशो आपकी मदद करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है, ठीक है। तो रिस्क एनालिसिस में हमने देखा है शार्प रेशो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा हमने देखा है फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन। इस रिस्क एनालिसिस में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि आपके फंड का जो एक लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न है, फंड उससे कितना डेविएट हो सकता है। हर मार्केट कंडीशन में आपके फंड की कितनी डेविएशन हो सकती है उसके रिटर्न्स में। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मेरा फंड कम से कम वोलेटाइल हो और अच्छे से अच्छे रिटर्न्स कमा के दे दे, इसलिए मैंने फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसका एनालिसिस करा है इस पर्टिकुलर फंड सिलेक्शन स्ट्रैटेजी में। तीसरा हमने फंड में देखा है कि फंड का अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशो कितना है। तो गाइस देखो, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी परफॉर्म कर रही है तो सारे फंड परफॉर्म करेंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरा एक अकेला जो भी मेरे पास फंड है वही परफॉर्म करेगा, सारे ही फंड परफॉर्म करेंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जब मार्केट परफॉर्म कर रहा है या मार्केट बुलिश है, जैसे कि आज है, अभी इस समय है, तो मेरा फंड कम से कम उतना तो मार्केट जितना तो रिटर्न देगा उससे ज्यादा दे। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि जब मार्केट गिरे तो माय फंड मैनेजर और माय म्यूचुअल फंड स्कीम आर एबल टू कंटेन माय डाउनसाइड, यानी कम से कम गिरे। और ये अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशो आपको बताने में मदद करता है। तो किसी भी पर्टिकुलर फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो 100 या 100 के आसपास होना चाहिए, लेकिन वहीं डाउनसाइड कैप्चर रेशो 100 से कम ही होना चाहिए। जितना कम हो उतना कम आपका फंड वोलेटाइल है और उतना ही कम फंड आर एबल टू कंटेन योर डाउनसाइड। तो मैंने देखो, यहाँ पे हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका डाउनसाइड कैप्चर रेशो कम होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फंड मैनेजर को अपसाइड कैप्चर रेशो पे कंपनसेट लेना पड़ेगा, मतलब रिस्क कम लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये देखने की कोशिश करी कि मेरा फंड कम से कम 100 के आसपास की अपसाइड कैप्चर रेशो या कैटेगरी से ज्यादा हो, लेकिन डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है। मैं ये भी चाहूंगा कि मार्केट गिरे तो मेरा फंड कम से कम गिरे। तो ये आपको रिस्क एनालिसिस में मैंने ये 3 चीजों का एनालिसिस करा है। तीसरा जो हमारा एनालिसिस था वो था पोर्टफोलियो एनालिसिस को लेके। गाइस, पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहली जरूरी चीज है कि मेरे फंड का चर्निंग रेशो कितना है। चर्निंग रेशो क्या होती है कि देखो गाइस कि अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो हमारे पास 100 स्टॉक्स है जहां पे फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है। वहीं मिड कैप में भी 150 है, लेकिन स्मॉल कैप में तो नंबर बहुत सारे हैं, स्मॉल कैप में स्टॉक्स बहुत सारे हैं। तो होता क्या है कि अगर आपका फंड मैनेजर आपके पूरे पोर्टफोलियो पे बार बार चर्निंग करता रहेगा
या बार बार स्टॉक्स को बदलता रहेगा पूरे साल में, तो उसकी वजह से आपके फंड की कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपके फंड के रिटर्न्स पे पड़ता है। यानी इसका इंपैक्ट, अगर पोर्टफोलियो का चर्निंग रेशो बहुत ज्यादा है तो ये डायरेक्टली आपके फंड्स के रिटर्न्स को कंपनसेट करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके फंड के पोर्टफोलियो की चर्निंग रेशो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी पर्टिकुलर फंड का चर्निंग रेशो या पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो 100% है, वो फंड अच्छा नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली आपके फंड का टर्नओवर रेशो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके फंड के रिटर्न्स पे इंपैक्ट आता है। इसी के साथ में हमने ये भी देखा है कि फंड का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों गाइस? देखो, आपने देखा होगा जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं, बाकी कैटेगरी की बात करते हैं, तो वहां पे प्रेफर करते हैं कि फंड का साइज बड़ा होगा तो हम फंड पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप में आपका फंड साइज कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यार, फंड मैनेजर को है ना, इक्विटी फंड्स में फंड मैनेजर को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं सेबी की तरफ से। एक आपको मैं बता दूं कि गाइस, कोई भी इक्विटी फंड मैनेजर कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन द 10% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन वन पर्टिकुलर स्टॉक। 10% से ज्यादा किसी भी स्टॉक्स में निवेश नहीं कर सकता। दूसरी, सेक्टर की भी कैपिंग होती है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आई थिंक 15 या 20% की कैपिंग होती है, उससे ज्यादा किसी सेक्टर में एलोकेशन नहीं कर सकता। साथ ही में रिडम्पशन का भी एक कैपिंग होती है कि एक साथ सारा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर, क्योंकि यहाँ पे हम स्मॉल कैप कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर एकदम से सारा पैसा निकालेगा तो वहां पे उस पर्टिकुलर कंपनी में, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी बहुत बड़े साइज की तो होती नहीं है, अगर वहां से एक अच्छा खासा अमाउंट वहां से विड्रॉ कर लेगा, रिडीम कर लेगा, तो जिसकी वजह से पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए सेबी के बहुत सारे रूल्स होते हैं और रूल्स के मुताबिक फंड मैनेजर को संभल के काम करना होता है। इसी के साथ में फंड मैनेजर को 5 से 7% की कैश होल्डिंग भी रखनी होती है, ताकि अगर रिडम्पशन आए तो वो पैसा दिया जा सके। तो इन सारी रेस्ट्रिक्शन के साथ में फंड मैनेजर को काम करना होता है, इसलिए आपके फंड का साइज कम से कम होना चाहिए। और यही एक रीजन है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्मॉल कैप फंड बीच बीच में अपने इनफ्लोस रोक देते हैं, यानी आप वहां पे निवेश करने के लिए वो मना ही कर देते हैं। अब जैसे अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड 2017-2018 तक फंड में आप निवेश नहीं कर सकते थे, उसके बाद उन्हें दोबारा ओपन करा। तो फंड का साइज ना बढ़े, इसलिए फंड मैनेजर्स ऐसा डिसीजन लेते हैं कि यानी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश नहीं कर सकते। कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जैसे कि कई फंड्स में होगा कि आपकी एसआईपी का अमाउंट 25,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए जाते हैं ताकि फंड का साइज ना बढ़े। तो मेरी पोर्टफोलियो एनालिसिस में ये भी मैंने इसको भी देखा है कि मेरे फंड का साइज, या जो मैं आपको फंड सजेस्ट कर रहा हूं, उनका बहुत बड़ा ना हो, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। तो इन्हीं के बेसिस पर ये मैं फंड्स आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये एनालिसिस अगर आपको समझ में आएगा तभी आप अपने फंड्स को, आपके पास जो भी फंड्स है उसको भी कंपेयर कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैंने जो टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करा है, जहां पे मैं बहुत सारी इंसाइटफुल आर्टिकल्स और इंसाइटफुल डिटेल देता रहता हूं, स्टॉक स्पेसिफिक और फंड से रिलेटेड, आप वो जरूर देख सकते हैं। फ्री में अवेलेबल है, टेलीग्राम के नीचे लिंक दे रहा हूं, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में हम स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाते हैं आई स्पीक अबाउट स्टॉक चैनल पे, जो मैंने नया चैनल क्रिएट करा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वहां भी जरूर जाके सब्सक्राइब करिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फंड्स को, जो मैंने फंड्स आपको बताने वाला हूं, उसको एनालिसिस करते हैं। तो गाइस, अब हम यहाँ पे जो मैं फंड्स आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूँ, वो फंड्स, ये 5 फंड है। हालांकि इन 5 फंड में आपको पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं है। इन 5 में से कोई से भी आप 1 से 2 फंड चूज कर सकते हो। देखो, अगर आपकी एसआईपी का अमाउंट बहुत बड़ा है तो आप 2 एसआईपी में अपने अमाउंट को एलोकेट कर लीजिए। लमसम लगाने के लिए तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी हो, चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरी हो, कहीं भी लमसम पैसा लगाने के लिए अभी मैं मना करूँगा, क्योंकि मार्केट बहुत ओवररेटेड है। लेकिन आपको अगर एसआईपी करनी है, लॉन्ग टर्म एसआईपी करनी है, 7 साल के करीब का समय है, तो आप एसआईपी कर सकते हो। और अपने एसआईपी को, अगर आपका एसआईपी का अमाउंट बहुत बड़ा है, तो अपने एसआईपी के अमाउंट को 1 से 2 फंड में डिवाइड कर सकते हो। ये 5 फंड है, 5 में से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आपको 2 से 3 फंड एक स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा। तो सबसे पहला जो नाम आता है गाइस, वो आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान। मतलब ये डायरेक्ट प्लान है, मैं, क्योंकि देखो, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान में सिर्फ आपके एक्सपेंस रेशो का डिफरेंस होता है, कमीशन का डिफरेंस होता है, बाकी फंड का पोर्टफोलियो सेम है। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट प्लान ही सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन सब कुछ मोस्टली सेम होती है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं होता। तो अगर मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करूं, उसके पोर्टफोलियो रिटर्न्स की बात करूं, तो मैंने यहाँ पे ये रिटर्न एनालिसिस निकाला हुआ है, रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस। यानी
मैंने 10 साल का ये रोलिंग रिटर्न्स है, 10 साल में मैंने कभी भी निवेश करा और उस इन्वेस्टमेंट को 5 साल के लिए होल्ड करा, तो मेरे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या रेंज रही है इन 10 सालों में अगर मैं 5 साल का रोलिंग रिटर्न्स की बात करता हूं। तो सर 0 से 8% रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 15.8% थी एक्सिस में, 1% चांसेस ऐसा नहीं था कि वो मेड नेगेटिव रिटर्न्स। वहीं से 15% से 20% रिटर्न्स कमाने की प्रोबेबिलिटी थी 14.59, और ग्रेटर देन 20% से ज़्यादा रिटर्न कमाने की प्रोबेबिलिटी 5 सालों के टेन्योर में, मैं अगर आपके 10 साल के टेन्योर में 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स की बात करूं तो 13.3% है आपकी। वहीं इसकी के मतलब ये आप ये मान सकते हो कि 12% से ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है लगभग वो आपकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये लगभग 30 हो गया तो 30-35, तो लगभग 60-65 से ऊपर की है। तो 65% से ऊपर की प्रोबेबिलिटी है कि आपने 12% से ज़्यादा रिटर्न्स कमाए हैं। वहीं फंड का जो शार्प रेशो है दैट इज 0.58। जैसे मैंने आपको बताया कि फंड का शार्प रेशो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है। ये फंड का शार्प रेशो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.57, कंपेरेटिवली कम होना चाहिए, कैटेगरी से कम होना चाहिए। इस पर्टिकुलर फंड का 20.57 है डेविएशन। फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो 83, 100 या 100 के आसपास होना चाहिए, और जितना कम हो, जितना 100 के आसपास होगा उतना बेटर है। फंड का कैप्चर रेशो, अपसाइड कैप्चर रेशो 83 है, डाउन साइड कैप्चर रेशो आपका 62 है। मतलब मेरा फंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड आर एबल टू कंटेन डाउन साइड व्हेन द मार्केट करेक्ट। तो ये कंसिस्टेंटली फंड मेरा अच्छे से इस रोल को निभा रहा है। पोर्टफोलियो चर्निंग रेशो 18%, यानी अगर मेरे 100% के पोर्टफोलियो में सिर्फ 18% की पोर्टफोलियो पे चर्निंग हुई, और ये अच्छी बात है। दूसरा फंड जो आता है वो आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अब देखो एसबीआई स्मॉल कैप फंड के यहाँ पे भी रोलिंग रिटर्न्स की बात करी है। अब देखो ये एक्चुअली एक्सिस और एसबीआई में थोड़ा सा डिफरेंस है पोर्टफोलियो को लेके। एक्सिस काफी टैक्टिकल कॉल लेता है, काफी एग्रेसिव कॉल नहीं लेता, दैट्स व्हाई फंड आर एबल टू कंटेन देयर डाउनसाइड बेटर देन द एसबीआई स्मॉल कैप। लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप थोड़ा एग्रेसिव फंड है, पर्टिकुलर उसकी एक अप्रोच जो है वो एग्रेसिव अप्रोच है। तो वहीं अगर इसके रिटर्न्स एनालिसिस की बात करें तो रिटर्न्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है 20% से, वो 5 इयर्स की बात करूं रोलिंग रिटर्न्स की बेसिस पर, तो इट इज मोर देन 72%। वहीं फंड के शार्प रेशो की बात करो तो वो भी अच्छा है 0.62, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 23.21, अपसाइड कैप्चर रेशो इट शुड ऑलवेज बी मोर देन 100 और 100 के आसपास, 102 है, डाउन साइड कैप्चर रेशो इज 81। लेकिन पोर्टफोलियो पे चर्निंग ज्यादा हुई, जैसे मैंने बताया जितनी ज्यादा पोर्टफोलियो पे चर्निंग होगी वो मतलब बेसिकली फंड मैनेजर आपकी बार बार चर्निंग कर रहा है रिटर्न्स कमाने के लिए। लेकिन ठीक है, अगर फंड आर एबल टू गिव यू द गुड रिटर्न्स विद द गुड कंसिस्टेंसी तो पोर्टफोलियो की चर्निंग रेशो समझ में आती है। तो जैसे मैंने बताया कि एक्सिस स्मॉल कैप एक थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल नहीं लेता, लॉन्ग टर्म बैट है, लॉन्ग टर्म बैट लेके वहां पे रिटर्न्स कमाने की कोशिश रहती है, काफी स्पेसिफिक कॉल्स लेता है। लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो दैट इज द रीजन इसकी पोर्टफोलियो की चर्निंग रेशो 74% है। तीसरा नाम आता है कोटक स्मॉल कैप फंड। कोटक स्मॉल कैप फंड का भी अगर मैं रिटर्न्स एनालिसिस की बात करूं, रोलिंग रिटर्न्स की, तो देयर इज अ मोर देन 70%, मोर देन 75% प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड बी गेटिंग अ मोर देन 12% रिटर्न्स इन अ 5 years टाइम फ्रेम इफ यू लुक एट द लास्ट 10 years डेटा। ठीक है, शार्प रेशो की बात करें दैट इज द 0.53, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन इज 24.27, अपसाइड कैप्चर रेशो इज 98, 100 के और 100 के आसपास होनी चाहिए, डाउन साइड 81 है। ठीक है, फंड का पोर्टफोलियो चर्निंग रेशो 15%, यानी फंड इज टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टर्म बेट। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा फंड है। अगला नाम आता है, ये निप्पॉन और आईसीसी क्योंकि काफी लोगों के पास ये होता है इसलिए मैं इसको रिव्यू कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे फंड सजेस्ट करना पड़े तो मैं इन 3 फंड में से सजेस्ट करूंगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल, ऐसा नहीं है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अच्छा नहीं है, फंड अच्छा है, बट फिर भी मैं आपको अगर मेरी राय मांगोगे तो मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं। फंड आर एबल टू गिव यू द, जो बेसिकली इसके रिटर्न्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज मोर देन, आप देख ही रहे हो फंड ये भी बहुत एग्रेसिव कॉल लेता था, हालांकि अभी थोड़ा सा इसकी अभी भी एग्रेसिव कॉल लेता है। तो कंपेयर टू रिस्कोमीटर के हिसाब से देखा जाए कि कितना एग्रेसिव है, तो ये फंड कंपेरेटिवली एक्सिस से काफी एग्रेसिव है। तो फंड की रोलिंग रिटर्न्स अच्छी है, नो डाउट। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेरेटिवली अपने इन बाकी तीनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, वोलेटिलिटी थोड़ी सी रहेगी। फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो इज 103,
लेकिन डाउन साइड कैप्चर रेशो भी 91 है। एक कंपेरेटिवली इन बाकी दोनों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मार्केट गिरेगा स्मॉल कैप कैटेगरी गिरी तो ये फंड भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा गिरेगा। वहीं पोर्टफोलियो चर्निंग रेशो भी 75% है। कंपेरेटिवली चर्निंग रेशो यानी आपके पोर्टफोलियो पे चर्निंग रेशो लास्ट 1 ईयर में थोड़ी ज्यादा है। वहीं अगला जो फंड आता है, लास्ट जो फंड आता है वो आता है आईसीसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। आईसीसी प्रूडेंशियल फंड के स्मॉल कैप की भी अगर रोलिंग रिटर्न्स की बात करें गाइस, तो देयर इज अ मोर देन मैं कह सकता हूं कि लगभग 65-70% प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गेटिंग अ मोर देन 12% रिटर्न्स इन अ 5 ईयर टाइम फ्रेम। स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक ठाक है 24.69, अपसाइड कैप्चर रेशो 90 ठीक है और डाउन साइड कैप्चर रेशो भी ठीक है, लेकिन फंड का पोर्टफोलियो चर्निंग रेशो इज 59%। अगर आज की डेट में हम मुझसे पूछे 2-3 बेस्ट फंड बता दो सर, तो मेरा सजेशन रहेगा कि देखो अगर आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव कॉल नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि देखो आपके पास जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वहां पे भी थोड़ा सा स्मॉल कैप का एक्सपोजर होता है, तो यू कैन गो विद द एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इन दो में से कोई चूज कर सकते हो। 3 फंड चूज करने हैं तो मेरा सजेशन रहेगा ये शुरू के 3। बाकी अगर आपको कोई 2 परफेक्ट फंड चाहिए, आपकी एसआईपी करनी है, तो अपने एसआईपी के अमाउंट को इन 2 फंड्स में एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप में डिवाइड कर सकते हो। ये 2 फंड बेहतर होंगे। तो आज वीडियो बनाने का मोटिव यही था और गाइस आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा एनालिसिस तैयार करने के बाद ही मैं ये वीडियो बताता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करे बिना मत जाइए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, आई स्पीक अबाउट मनी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में अगर स्टॉक स्पेसिफिक बातें जाननी है जहां पे मैं एनालिसिस तैयार करता हूं, तो मेरे लिए उसके लिए अलग चैनल बनाया हुआ आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस चीज का इंफॉर्मेशन आपके जो भी कलीग है और आपके पेरेंट्स है और आप जिनको भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो, जरूर ये इंफॉर्मेशन ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।